पेट। मुचुकुंदा से हुई मुलाकात के बाद ड्रैकुला बेहद कंफ्यूज था। वो अनीता को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके मन के एक कोने में यह प्रश्न बार बार चल रहा था कि आखिर मुचुकुंदा उससे कहना क्या चाहता था। अनीता, 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 यह जगह आखिर है क्या? क्या यह स्वर्ग है या एक नर्क? अचानक ड्रैकुला का ध्यान एक अजीब सी आवाज ने खींच लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पत्थर पर हथियार घिस रहा हो। कौन है वहां? ड्रैकुला के सवाल के जवाब सिर्फ हवाओं ने दिया, लेकिन उन हवाओं पर सवार एक गीत की धुन ड्रैकुला तक आ रही थी। ये तो कोई गा रहा है, मगर कहां? ड्रैकुला चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ उसे बस रेगिस्तान ही नजर आ रहा था। यहां तो हर तरफ बस रेत ही रेत है। इट्स जस्ट अ डेजर्ट। लेकिन फिर ये गाने की आवाजें कहां से आ रही है? ड्रैकुला को अभी भी संगीत सुनाई दे रहा था। वो बार बार चारों तरफ देख रहा था कि तभी अचानक वो हैरान रह गया। ये क्या? अभी कुछ देर पहले तो वहां कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से पहाड़ी कैसे दिखाई देने लगी? ड्रैकुला के उस सवाल के जवाब उस जानी पहचानी आवाज ने दिया, जो कि उस तिलिस्म के वार्डन की थी। कंफ्यूज मत हो व्लाद, ये एक तिलिस्म है। यहाँ सिर्फ उसके नियम चलते हैं जिसने इसे बनाया है। पर फिलहाल तुम शायद जो ढूंढ रहे थे वो तुम्हारे सामने है। तो देर किस बात की व्लाद, आगे बढ़ो और देखो कि तिलिस्म तुम्हें क्या बताना चाहता है। वार्डन की बात सुनकर ड्रैकुला को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसका ध्यान एक बार फिर उस संगीत ने खींच लिया। कितना दर्द है इस गाने में। किसी जादू की तरह ड्रैकुला के कदम उस पहाड़ी की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे ड्रैकुला उस पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था, आसमान का रंग काला होते जा रहा था। कैसी अजीब सी जगह है। कुछ ही देर में दिन से रात हो गई, और जिसे मैं एक पहाड़ी समझ रहा था वो तो पूरी माउंटेन रेंज निकली। लेकिन इन पहाड़ों में से वो पहाड़ कौन सा है जहां से ये म्यूजिक सुनाई दे रही है? ड्रैकुला ने नजर दौड़ानी शुरू की और उसे कुछ नजर आ गया। वो पहाड़ी, वहां से एक अलग सी रोशनी आ रही है, जैसे कि वहां आग जल रही हो। पक्का वहां पर कोई तो है। एंड आई एम श्योर कि ये गाना भी वो ही गा रहा है, वो जो भी है। ड्रैकुला उस रोशनी की तरफ बढ़ चला। ये आखिर कौन सी लैंग्वेज में गा रहा है? मुझे तो दुनिया की लगभग सारी लैंग्वेजेस आती है, यहां तक कि संस्कृत भी। पर ये कुछ अजीब ही है। एक बार फिर ड्रैकुला के सवाल का जवाब वार्डन ने दिया। ये सुमेरियन भाषा है। तुम्हारे जन्म से करीब 3000 साल पहले ही इस भाषा का अंत हो गया था। 3000 साल पहले? पर तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम्हें बताया तो था व्लाद, ये तिलिस्म एक तरह का प्रतिबिंब है, अ मिरर, जिसमें काल चक्र में घटित हो चुकी हर घटना की छवि छुपी हुई है। वैसे ये भाषा आती है मुझे। क्या? पर कैसे? ये तो तिलिस्म बनाने वाला जाने। मैंने अभी तो बताया था तुम्हें कि तिलिस्म के अंदर बस तिलिस्म बनाने वाले के कानून चलते हैं। खैर, आगे बढ़ो, कुछ देर में तुम्हें भी सुमेरियन आ जाएगी। जिस लैंग्वेज को एक्सटेंड हुए 3000 साल हो चुके हैं, मैं भला उसे कैसे सीख लूंगा? फिर वही बात, अरे अभी तो बताया कि तिलिस्म में। हाँ, समझ गया, मैं सब समझ गया। ड्रैकुला एक बार फिर आगे बढ़ चला और कुछ ही देर में उसने अपने आप को दो पहाड़ियों के बीच की वादी में पाया। चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे और उस जंगल के बीच में एक पत्थर पर अपने हथियारों को घिस रहा था एक इंसान, जो दिखने में बहुत असाधारण और अजीब सा लग रहा था। ये कौन सी बला है? इसकी बॉडी तो आदमियों जैसी है, लेकिन इसके सर पर सिंग है।
और इसके लेग्स किसी सांड जैसे है, और इसकी तो टेल भी नहीं है। और इसके कान कितने अजीब है। ड्रैकुला ध्यान से उस अजीब से प्राणी को देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह आदमी एक अजीब सा गाना गाते हुए एक चट्टान पर अपने हथियार को धार दे रहा था। ये इसका वेपन कितना अजीब है। दिखने में तलवार जैसा लग रहा है, मगर कैसी बेहूदी सी तलवार है, टेढ़ी मेढ़ी सी, जैसे किसी ने पिघले हुए लोहे को जैसे मन चाहे तलवार का रूप देने की कोशिश की हो। ड्रैकुला उस अजीब इंसान की हर हरकत को बहुत ध्यान से देख रहा था। तभी उसे कुछ एहसास हुआ। अजीब है, मुझे अभी ही ये साफ समझ आ रहा है कि ये गाना किसी अननोन लैंग्वेज में है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी मीनिंग कैसे समझ आ रही है। गिलगमेश, आखिर क्या है ये गिलगमेश? क्या किसी का नाम? और मुझे ये लैंग्वेज समझ कैसे आने लगी? हमेशा की तरह ड्रैकुला के सवाल का जवाब वार्डन ने ही दिया। मैंने कहा था ना व्लाद कि इस तिलिस्म में नियम सिर्फ उसी के चलते हैं जिसने ये तिलिस्म बनाया है। तुम आखिर गायब कहाँ हो जाते हो और फिर अचानक से आ टपकते हो मेरे सवाल का वही घिसा पिटा रिप्लाई देने। मुझ पर नाराज बाद में हो लेना व्लाद, पहले ये बताओ क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, वो गाना तो बंद हो गया और अब हथियार घिसने की आवाज भी नहीं आ रही है। ऑल द बेस्ट व्लाद। वार्डन के ऐसा बोलते ही ड्रैकुला तुरंत पलटा और उसकी नजर उस इंसान की नजरों से जा टकराई जो कुछ देर पहले गाना गाते हुए अपने हथियार को धार दे रहा था। कौन हो तुम? ड्रैकुला चौंक पड़ा। उसे उस इंसान की बात साफ समझ आ रही थी, जबकि वो ये भी महसूस कर पा रहा था कि वो किसी अजनबी भाषा में बोल रहा है। मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं ड्रैकुला हूं। ड्रैकुला? अजीब नाम है और अजीब तुम्हारा पहनावा भी है। ये काले कपड़े, काली आंखें और तुम्हारी धड़कन, मुझे तुम्हारी धड़कन महसूस नहीं हो रही है। तुम इंसान नहीं हो सकते। बताओ कि तुम कौन हो? किसने भेजा है तुमको? क्या हुनवावा ने? हुनवावा? मैं नहीं जानता कि तुम किसकी बात कर रहे हो। झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम्हें हुनवावा ने ही भेजा है, मुझे और मेरे दोस्त गिलगमेश को मारने के लिए। देखो, ना तो मैं किसी हुनवावा को जानता हूं और ना ही मेरी दुश्मनी किसी गिलगमेश से है। मैं क्यों मारने आऊंगा उसे या तुम्हें? मैं तो तुम्हें भी नहीं जानता हूं। तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया है क्या? भला इस दुनिया में कौन होगा जो गिलगमेश को नहीं जानता है? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना पाओगे। गिलगमेश तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा, हुनवावा के गुलाम, मुझसे, यानी एनकीडू से। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के एनकीडू ने ड्रैकुला की ओर दौड़ लगा दी। उसकी स्पीड जितनी तेज थी उतनी ही डरावनी। उसके भागने से जमीन कांप रही थी। ड्रैकुला अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि अचानक एनकीडू के दोनों सींग उसके पेट में घुस गए। ड्रैकुला कुछ समझ पाता उससे पहले ही एनकीडू ने उसे जमीन पर पटक दिया। ड्रैकुला अभी भी संभल नहीं पाया था। अचानक एनकीडू उसके ऊपर कूद पड़ा और अपने भारी भरकम पैरों से उसने ड्रैकुला को कुचलना शुरू कर दिया। चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही थी और धूल तब बैठने लगी जब एनकीडू शांत होकर वापस अपनी जगह पर आ गया। हुनवावा को यही चूहा मिला था यहाँ भेजने के लिए। एनकीडू ये मान चुका था कि उसने ड्रैकुला नाम के उस खतरे को मिटा दिया है, लेकिन एनकीडू इस बात से अनजान था कि ड्रैकुला खतरे का पर्यायवाची था। एक असली वॉरियर बिना वार्निंग के अटैक नहीं करता है। आवाज सुनकर चौंकने की बारी अब की एनकीडू की थी। वो तेजी से वापस पलटा। तुम जिंदा कैसे बच गए?
गलत सवाल। मेरे दुश्मन मुझसे यह पूछते हैं कि तू मरता क्यों नहीं, पर क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात है इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। तू पागल वागल है क्या? ना, मैं बस एक मॉन्स्टर हूं। या ड्रैकुला एनकिडू की ओर बढ़ा और दोनों एक दूसरे से टकरा गए। ड्रैकुला एक वेल ट्रेन्ड वॉरियर था, मगर एनकिडू की लड़ने की स्टाइल बहुत अजीब थी। ड्रैकुला अपनी स्पीड और पावर यूज करके भी एनकिडू को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। इसकी स्किन बिल्कुल किसी राइनोसोरस की तरह थिक है। मेरे नेल्स इसके ऊपर बेकार जा रहे हैं। मुझे स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अगले ही पल ड्रैकुला ने हाथ ऊपर उठा दिया और ड्रैकुला के रात में हाथ ऊपर करने का एक ही मतलब हो सकता था। ये क्या है? ये तू कैसे कर रहा है? यानी मेरा सोचना सही था कि तू हुनवावा का भेजा हुआ है। अब मेरे पास तुझे जिंदा छोड़ने की कोई वजह नहीं है। कौन जिएगा और कौन मरेगा ये टाइम पर छोड़ देते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और टकराव बहुत जबरदस्त होने वाला था और इस तिलिस्म का करता धरता ये सब देख रहा था। जो काम मुचुकुंडा नहीं कर पाया वो एनकिडू और गिलगमेश को ही करना होगा। ड्रैकुला अंदर से कमजोर पड़ रहा है, मुझे बस उसके टूटने का इंतजार है। इधर वो टूटेगा, उधर उस पूरी व्यवस्था में दरारें आ जाएंगी और फिर बस एक धक्का और सब खत्म।